कल हमने सोशल मीडिया तक हमने कंप्लीट कर लिया था, और मास मीडिया के जो सकारात्मक प्रभाव और मास मीडिया के नकारात्मक जो प्रभाव थे उन सभी को भी हमने देख लिया था। आज हम इम्पोर्टेंट यूनिट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मास मीडिया, जो हमारे भारत के अंदर मुख्य मास मीडिया के संस्थान है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि भारत की जो भारत सरकार जो मास मीडिया में किस तरीके से वर्क कर रही है, क्योंकि जो हमारा मीडिया है वो हमारे संविधान का चतुर्थ स्तंभ कहलाता है। इसमें जो जो भी संस्थान मुख्य संस्थान है उनके उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में सबसे पहला आता है प्रसार भारती। प्रसार भारती जो है उसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 में की गई थी। इसका उद्देश्य जनता को जागरूकता, मनोरंजन और शिक्षा प्रदान करना था। जैसे कि जब दूरदर्शन जब हमारा चलता था तो उस समय पर उनके प्रसारण का यही उद्देश्य था कि व्यक्तियों के बीच जो जरूरी सूचना है और जागरूकता है वो दी जाए, बच्चों को शिक्षा दी जाए और उनका मनोरंजन किया जाए। कल हमने मास मीडिया के लिमिटेशंस में देखा कि वर्तमान परिस्थिति में जो मास मीडिया है उसमें मुख्य उद्देश्य शिक्षा से हटकर मनोरंजन हो गया है। ठीक है, जब प्रसार भारती की जो आज भी प्रसार भारती का जो उद्देश्य है वो यही है। ठीक है, इसमें दो घटक आते हैं। प्रसार भारती के अंदर दो घटक आते हैं, एक आकाशवाणी, दूसरा दूरदर्शन। इन दोनों का संतुलित विकास करना ही इसका लक्ष्य है, और इसको ना अन्य नाम से BCI के नाम से जाना जाता है, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इनके फुल फॉर्म आप याद कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। अब इनके जो दो मुख्य घटक हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन, उनके बारे में जो मुख्य मुख्य तथ्य है वो हम देखते हैं। पहला आकाशवाणी में आता है कि इसकी जो आकाशवाणी की जो स्थापना हुई थी वो 1920 में हुई थी, मतलब आजादी से भी पहले। मतलब ये जो पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था वो 1920 में हुआ था। पहला कार्यक्रम 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रसारित किया गया था। जो पहला कार्य किया गया था वो 1923 में, मतलब स्थापना के प्रसारण के 3 साल बाद। फिर 1922 बॉम्बे और कलकत्ता में प्रसारण सेवा स्थापित हुई। अब जब उस टाइम पे 1936 था तब उस जो रेडियो प्रसारण हमारी सेवाएं चालू हुई थी उसको ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाता था। परंतु इसके बाद 1957 में इसको आकाशवाणी के नाम से जानने जाने लगा। जो भी हमारा अभी आप देखते हो ना कि आकाश रेडियो पे जितना भी कार्य चलता है वो आकाशवाणी के नाम से चला जाता है। क्या आपको पता है कि आकाशवाणी जो नाम दिया गया है ऑल इंडिया रेडियो से, जो आकाशवाणी नाम दिया गया है वो किसने दिया है? कोई बताएगा मुझे? कि जो नाम है ऑल इंडिया रेडियो से जो चेंज करके आकाशवाणी, आकाश से जो वाणी आती है, वो जो नाम दिया गया है किसने दिया है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। हेलो, चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। आकाशवाणी जो नाम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। ठीक है, फिर इसका जो द्वितीय मुख्य घटक है वो है दूरदर्शन। दूरदर्शन ये 15 सितंबर 1959 में नई दिल्ली में शुरू हुआ। 1965 में दिल्ली में, 1972 में मुंबई में, 1975 में कोलकाता और चेन्नई में नियमित रूप से सेवा टेलीविजन शुरू हुई। नियमित रूप से जो प्रसारण हुआ था वो इस टाइम से हुआ था। फिर दूरदर्शन का जो वर्तमान स्वरूप है 19 सितंबर 1976 को स्थापित किया गया। जो आज हम देखते हैं, जो दूरदर्शन देखते हैं वो 1976 वैसा का वैसे चला आ रहा है। पर 1976 से पहले जो होता था उसमें क्या होता था, सिर्फ न्यूज आती थी, वो भी सुबह और शाम, और अलग अलग भाषाओं में सिर्फ न्यूज आती थी 1976 से पहले। दूरदर्शन में ने
16 मई 2015 को डीडी किसान को लॉन्च किया है। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला वाला प्रसार भारती। अब हम दूसरा इंस्टीट्यूट है जो मुख्य मास मीडिया का, उस पर चलते हैं। वो है हमारा पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये पीआईबी भारत सरकार की प्रधान संस्था है। इसका कार्य सिर्फ इतना है कि जितने भी सरकार के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, तो ये उस कार्यक्रम में जाएगा, सूचना को कलेक्ट करेगा, और ये जो सूचना है भैया वो प्रसार इलेक्ट्रॉनिक भारती जो मीडिया। आपने बताया, हेलो जी जी। भैया, ये प्रसार भारती जो आपने बताया ये 1947 में अस्तित्व में आया, और आकाशवाणी आपने बताया 1920 में। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, रुकिए रुकिए। नहीं नहीं नहीं, आप सुनिए। 1920 में भारत के अंदर रेडियो प्रसारण की सेवाएं शुरू हो गई थी, ये मेरा कहना है। ठीक है, अब 1920 में प्रसारण सेवा शुरू हो गई थी। अंग्रेजों के टाइम पे थी, रेडियो चलते थे। आपने देखा होगा ना कि जो क्या कहते हैं, जी ओलंपिक वगैरह में जाते थे तो उधर की न्यूज हमें कैसे पता चलती थी? रेडियो के माध्यम से, है ना? तो प्रसारण सेवा तो शुरू हो गई थी, ठीक है। पर 1936 में उस जो प्रसारण सेवा था, तो उस प्रसारण सेवा का नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। ठीक है, और उसके बाद 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम चेंज करके आकाशवाणी रखा गया। क्लियर हुआ आपको? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे वो जी प्रसार भारती है ना, तो 1947 में अस्तित्व में आया, तो उसके अंदर ही आपने जी, बताया बिल्कुल आकाशवाणी और बिल्कुल। दूरदर्शन है। नहीं, तो देखिए, थोड़ा बिल्कुल। सा मुझे जो और प्रसार कंफ्यूजन। भारती की, देखिए, प्रसार भारती की जो स्थापना है, ठीक है, वो हुई है 1957 संतानवे में, तो कौन 23 है वो? नवंबर जी 1997। बिल्कुल आप। पर देखिए, जब टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है, मतलब रेडियो का जो आविष्कार है वो बहुत पहले हो गया था, ठीक है। पर प्रसार भारती की जो स्थापना हुई वो 1997 में हो गई थी। अब हुआ क्लियर? ठीक है सर। ये सब चीजें, जो टेक्नोलॉजी है ना, वो पहले से थी। रेडियो का प्रसारण पहले से ही होता था। पर फिर जो प्रसार भारती है, जो क्या कहते हैं, हमारा किसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है शायद। तो जब वो मंत्रालय बना तो उसके बाद प्रसार भारती को उसमें ले लिया गया। उससे ओके पहले सर। आकाशवाणी थी। आकाशवाणी उससे पहले थी, दूरदर्शन भी उससे पहले था। पर जैसे कि उद्देश्य जो होता है ना, कि इनका उद्देश्य नहीं था कि, मतलब कि हमें, मतलब कि इनका उद्देश्य ये है मुख्य रूप से कि व्यक्ति के अंदर जागरूकता करना है, मनोरंजन करना है और शिक्षा प्रदान करना है। इस तरीके के जो नियम होते हैं ना, तो वो प्रसार भारती जब स्थापित किए गए तो वो तब नियम बनाए गए। अब क्लियर हुआ आपको? ठीक है सर। ओके। ठीक है, तो हम पीआईबी पे थे। तो जो पीआईबी है, भारत सरकार की प्रधान संस्था है, जो सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और कार्यक्रम आदि की सूचना प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रसारित करता है। कि जितने भी जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं सरकार के, वो कार्यक्रम प्रिंट मीडिया को देने का काम करता है ये, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देने का काम करता है। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूज एजेंसियों के बारे में हम पता पढ़ेंगे। न्यूज एजेंसियां ऐसी होती हैं, पहले मैं आपको एक रफ बता देता हूँ। कि मान के चलिए कि यूट्यूब पे एक चैनल है ना, और वो चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया। और तो क्या होता है कि जो भी सूचना होती है वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आ जाती है, क्योंकि आपने उसे सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, इस तरीके से चैनल बहुत सारे होते हैं, तो चैनलों को हम न्यूज एजेंसियां मान लेते हैं। ठीक है, अब जितने भी लोकल जो हमारे टीवी चैनल होते हैं, रेडियो होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, उनके पास भारी मात्रा में आपके क्या कहते हैं, जो न्यूज रिपोर्टर हुए नहीं होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि ये जो हम अभी न्यूज एजेंसियां हैं, जैसे कि हिंदुस्तान समाचार है, इनको सब्सक्राइब करके उन्होंने रख लिया है। अब जो भी देश दुनिया में घटना घटित होती है, क्योंकि इनके पास जो रिपोर्टर हैं, हिंदुस्तान समाचार हुआ, पीटीआई हुआ, इनके पास बहुत मात्रा में, तो वो वहां से कलेक्ट करते हैं और फिर ये नोटिफिकेशन डाल देते हैं, जिससे कि जो
हमारी टीवी चैनल है, प्रिंट मीडिया है, उन तक ये न्यूज पहुंच जाती है और फिर वो छाप देते हैं या टेलीकास्ट कर देते हैं। तो ये न्यूज एजेंसी का काम है कि जो भी सूचना मतलब कि जो भी घटना घट रही है उनको कलेक्ट करना और उसके बाद जो मीडिया हाउसेज हैं उनको देना। ठीक है। और कुछ जो न्यूज एजेंसियां हैं वो पैसे लेती हैं इसके लिए और कुछ नहीं भी लेती हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे अब। और इसी में सबसे पहला है हिंदुस्तान समाचार। ये भारत की सबसे पहली बहुभाषीय समाचार संस्थान है। बहुभाषीय से मतलब कि इसका जो है 10 भाषाओं में ये सूचना देती है ना। 10 भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में आपको न्यूज देगी। तो इसलिए ये सबसे पहली मतलब कि बहुभाषीय संस्थान है जिसकी सदस्यता 200 से भी ज्यादा समाचार पत्र और चैनलों ने ले रखी है। इसकी स्थापना 1948 में SS आप्टे द्वारा की गई थी। ये 10 भाषा में सूचना देती है। मराठी, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असम, हिंदी, उर्दू और एक और कोई भाषा है उसमें ये आपको न्यूज देती है। 1975 में इसका विलय प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया और समाचार भारती के साथ हुआ। ये भी एक न्यूज एजेंसी है, पर 1975 के बाद इसने और भी जो न्यूज एजेंसियों के साथ थे वो उसके साथ मिल गई। ठीक है। अब भारत में मतलब कि ये एक ही एकाधारिता कहते हैं ना जैसे, वो ही है इन कंपनियों को लेकर। फिर अगली आती है हमारी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। देखिए, हमने जो 1975 में हिंदुस्तान समाचार ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ भी विलय किया है, तो वही हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये भारत की सबसे बड़ी समाचार संस्थान है। और हिंदुस्तान जो समाचार थी वो पहली बहुभाषीय समाचार संस्थान है और ये भारत की सबसे बड़ी समाचार संस्थान है। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 में हुई थी और इसने 1 फरवरी 1949 में काम करना शुरू कर दिया था। ये सिर्फ हिंदी भाषा में समाचार देती है, सिर्फ एक ही भाषा है। और ये सभी ग्राहकों को निष्पक्ष रूप से फ्री सेवा देती है, फ्री सर्विस देती है ये। ठीक है। और पीटीआई की सेवा भी BBC आदि टीवी और रेडियो चैनल लेते हैं। ये BBC शायद लंदन का एक न्यूज एजेंसी और बहुत बड़ा चैनल है। मतलब बाहर के भी जो मीडिया हाउसेज हैं या न्यूज एजेंसी हैं वो इसकी सेवा लेते हैं। फिर अगला जो है वो है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। ये एशिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। हिंदुस्तान समाचार जो है वो बहुभाषी है और पीटीआई जो है वो सबसे बड़ी है भारत की, और ये यूएनआई है वो एशिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। इसके संवाददाता कई देशों में, इसके जो संवाददाता है अलग अलग देशों में। ठीक है, बहुत सारे देशों में इसके संवाददाता है। इसका कार्य अन्य देशों की स्टोरी भारतीय पाठकों तक लाना है। इसमें ये होता है कि जो संवाददाता होते हैं वो जहाँ पे घटना घटी और तुरंत लेके आपके पास आ जाते हैं, पर ये ऐसा नहीं होता। इसमें ये होता है कि ये जो यूएनआई है इसके जो भारत में बैठे हुए हैं अधिकारी, उच्च अधिकारी, वो क्या करते हैं, जो अलग अलग देशों में उनके संवाददाता होते हैं उन्हें एक टॉपिक दे देते हैं कि जाइए आप इस पे आप स्टोरी कवर करके लाइए। तो ये काम इसका यूएनआई का है। इसके समझौते अन्य विदेशी समाचार एजेंसियों से भी है जिसमें राइटर्स और डीपीए शामिल है। फिर 6 है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये 1966 में प्रेस आयोग की सिफारिश पर गठित किया गया था। ये मीडिया हाउस और प्रेस की स्वतंत्रता एवं संरक्षण प्रदान करता है। ये मतलब कि अब जैसे मान के चलिए कि कोई सरकार है जो सत्ता में, उसके वो अगर मान के चलिए कोई गलत कार्य करती है तो उसका लिखना भी तो जरूरी है, उस कार्य को छापना भी तो जरूरी है। तो इसी सोच के साथ इसकी स्थापना हुई थी कि अगर कोई गलत कार्य भी हो रहा है तो उसको पूरी स्वतंत्रता देना और उसका संरक्षण करना प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कार्य है। ठीक है। कि ये मतलब कि जितने भी मीडिया हाउसेज है उस पे मतलब आपने भी देखा होगा पत्रकारों पे हमले हो जाते हैं अगर कोई न्यूज छापना है। ठीक है।
पर अभी कुछ ऐसा भी होता है कि पत्रकार भी रिश्वत मांगते हैं कि हम ये वाली न्यूज चला देंगे। तो इन सब का अवलोकन करना, इन सब पे निगरानी रखने का कार्य जो है वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का है। ये प्रेस का वॉच डॉग है, मतलब प्रेस कर क्या रही है और प्रेस पे हो क्या रहा है, दोनों कार्यों दोनों पर इसकी निगरानी होती है। ये अर्ध न्यायिक निकाय है। मतलब कि अगर प्रेस को वो स्वतंत्रता दे रही है, संरक्षण कर रही है, तो ये भी उसका दायित्व बन रहा है कि अगर प्रेस कुछ गलत कर रही है तो उस उसको भी ध्यान रखे। अगर कोई प्रेस या न्यूज एजेंसी गलत कार्य कर रही है तो ये उसे देखेगी और न्यायालय में प्रस्तुत होने तक, मतलब ये देख सकती है कि किसने क्या गलत किया है और उससे पकड़कर न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है, पर इसका कार्य न्याय देने का नहीं है। ठीक है, ये प्रेस काउंसिल और काउंसिल ऑफ इंडिया है। फिर अगला जो पॉइंट है हमारा, प्रेस और प्रिंट मीडिया। अब मान के चलिए आपको कोई समाचार पत्र आपका खुद का खोलना है या कोई न्यूज चैनल आपको खोलना है, सॉरी इसमें समाचार पत्र ही आएगा, मीडिया नहीं आए, वो जो हमारा न्यूज चैनल है वो नहीं आएगा। तो ये भारत के समाचार पत्रों का पंजीयन कार्यालय है कि अगर आपको कोई भी समाचार पत्र खुद का खोलना है तो सबसे पहले आपको इस कार्यालय में जाके पंजीयन करवाना पड़ेगा, RNI में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है RNI का, रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। 1953 में प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश पर और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 में संशोधन करके 1 जुलाई 1956 में ये लाया गया था। इसको हर साल 23 दिसंबर से पहले सभी अखबारों की स्थिति भारत सरकार को देनी पड़ती है कि जितने भी भारत में अखबार चल रहे हैं तो वो क्या सही कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस तरीके का कार्य कर रहे हैं, इसकी एक पूरी रिपोर्ट बनाकर 23 दिसंबर से पहले सरकार को देनी पड़ती है, RNI को। अब है नैन न्यूज नेटवर्क, NNN। तो ये जो है नैन न्यूज नेटवर्क, नैन, इसमें जो NAM है, नैन, इसका इसका फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट। हुआ ये था कि द्वितीय जब विश्व युद्ध हुआ था तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिनको बहुत सारा घाटा हुआ था और उन्होंने फैसला किया था कि वो अब युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो एक एग्रीमेंट उन्होंने ये नॉन अलाइंड मूवमेंट करके बनाया था। तो इसकी जो स्थापना है 1976 में हुई थी। अब ये सारी मतलब कि जो कंट्री इकट्ठी हुई तो NNM का कार्य ये था कि पहले तो उनके जो वर्ल्ड वॉर हो गई तो उनमें जितना भी नुकसान हुआ उसके बाद ये देखना कि उनके पास रिसोर्सेस कितने हैं, आय के साधन कितने हैं। ठीक है, उसकी जानकारी उपलब्ध कराना। अब हम उन देशों में व्यवसाय को कैसे विकसित कर सकते हैं, नवाचार कैसे कर सकते हैं, इस सभी को इन सभी की जानकारी को उपलब्ध करवाने का काम NNN का है। ठीक है, उद्देश्य कैसे व्यापार कर सकते हैं, तो ये पूरा देखने का कार्य उस टाइम पे NNN का था और आज भी है। फिर आता है येलो जर्नलिज्म, और ये फेक न्यूज फैलाता है ताकि बिक्री बढ़े, कि मतलब कोई भी फेक न्यूज समाज में फैलाना जिससे कि बिक्री बढ़े। जैसे कि एक घटना है, पुरानी घटना है कि एक ऐसी घटना हुई थी कि कहते थे कि भूत आता है लोगों के घर में। अगर आप क्या करोगे कि जो मेहंदी होती है, मेहंदी के हाथ डाल लो, सॉरी मेहंदी हाथ में लगा के अपने दरवाजे पे लगा लो, तो क्या कहते हैं वो नहीं आएगा। ऐसी बहुत पहले एक अफवाह उड़ी थी। फिर पता चलता है कुछ टाइम बाद, क्या कहते हैं ये अफवाह जो मेहंदी विक्रेता था ना उसने ही उड़ाई थी। तो इस तरीके के जैसे कि कोई भी सूचना है, फेक न्यूज है जिससे कि सेलिंग हो, तो वो येलो जर्नलिज्म के अंतर्गत आता है। और जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें येलो जर्नलिज्म को टेबलोइड जर्नलिज्म भी कहा जाता है। और ये बड़ा मतलब कि आप किसी मीडिया हाउस से बोलोगे कि आप येलो जर्नलिज्म में आते, तो ये उनके लिए एक बड़ा ही अपमानजनक शब्द है। ठीक है, फिर है हमारा CBA। ये आपने जब भी मूवी शुरू होती है, कोई भी मूवी है, तो एक सर्टिफिकेट बनाता है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म ही वो सर्टिफिकेट प्रदान करता है। इसकी स्थापना जो है
1952 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये फिल्मों को सर्टिफिकेट प्रदान करता है। अब 4 प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं, यू, ए, यूए और एस। पहला है अनरिस्ट्रिक्टेड यू, जो यू में है अनरिस्ट्रिक्टेड मूवी, मतलब कि जो सभी देख सकते हैं। इसमें बच्चे भी हुए, बच्चे और जो यूथ है और सारी उम्र के लोग इस मूवी को देख सकते हैं। फिर आती है एडल्ट मूवी, जो 18 प्लस वाले देखते हैं। फिर आता है यूए, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड एडल्ट मूवी, जैसे कि इसके अंतर्गत आएगी हॉरर मूवी, मतलब इसमें सलाह दी जाती है कि जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ देखें। ठीक है। फिर आती है स्पेशल ऑडियंस मूवी, कि कोई डॉक्यूमेंट्री बना दी, कि आपने देखा होगा मेडिकल की फील्ड में कोई डॉक्यूमेंट्री बना के उधर पे प्रेजेंट किया, जो हर एक के लिए मतलब कि इसका जो उद्देश्य है वो ज्ञान की वृद्धि करना है, ना कि मनोरंजन। तो इसलिए वो हर 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 व्यक्ति नहीं देख सकता। कुछ स्पेशल ऑडियंस होती है जिनके लिए ये बनाई जाती है। ठीक है। फिर है अगला, 11th है चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया, CFS। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका उद्देश्य ये है कि ऐसे प्रोग्राम बनाना जिससे बच्चों की साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल नीड पूरी हो, मतलब बच्चे का मानसिक विकास हो और उसकी शिक्षा की उसे शिक्षा भी प्राप्त हो। ये उसका उद्देश्य था। अभी डीडी के कौन से चैनल चलते हैं, कोई बताएगा मुझे? आपने देखा होगा ना, बहुत सारे नॉन चैनल्स जो होते हैं वो फ्री सेवा देते हैं जिसमें अभी पढ़ाया जाता है। डीडी नेशनल ही है सर एक तो। नहीं, डीडी नेशनल तो है, इसके साथ और भी है वो चैनल, उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो 24 घंटे चलते रहते हैं, जिसमें आप कभी भी खोलो, डीडीएच वगैरह पे वो हमेशा उसका प्रसारण होता रहता है, अलग अलग जो रहता है। चैनल तो सर ये बहुत सारे शायद, फ्री भी आते हैं, जिनका रिचार्ज नहीं ऐसे कराना पड़ता, उनकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो जैसे भारत सरकार ही द्वारा संचालित होते हैं, जैसे कि एक वो है ना, अरे जैसे यूरोप में सर भी आता नेट के नीचे। हाँ जी। स्वयं प्रभा नहीं, चैनल। स्वयं प्रभा, विविध भारती। विविध नहीं, ये तो वो, ये विविध भारती हुआ, आपका डीडी इंडिया हुआ, डीडी स्पोर्ट हुआ, ये तो एक अलग है। पर मैं आपको बता दूंगा, मेरे को याद नहीं आ रहा, आपको कल की क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि वो जितने भी चैनल है ना वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर अगला है फिर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, IIMSC। इसकी स्थापना 17 अगस्त 1965 में इंदिरा गांधी द्वारा हुई थी। इसमें मास मीडिया के क्षेत्र में कई कोर्स प्रदान करता है। ठीक है। मतलब ये जो है कि मास मीडिया की जितने भी कोर्स है, जर्नलिज्म हुआ, आपका मास कम्युनिकेशन हुआ, ये कोर्स होते हैं। तो जो ये इन कोर्सों को बनाने का, सिलेबस वगैरह बनाने का, संचालित करने का काम इसका है। और इसकी निगरानी भारत सरकार ही करती है कि क्या हो रहा है इनके बीच। तो इसका मतलब कि जितने भी अगर कोर्स, कोई नया कोर्स बनाना है या कोई कोर्स को हटाना है या किसी कोर्स में नई चीजों को इंक्लूड करना है, तो उसका कार्य पूरा IIMSC करता है। हाँ। अब आता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। इसमें हम सब चीजों को पढ़ चुके हैं, बस इनको क्रमबद्ध रूप से आपको बताएं। ये आजादी के बाद स्थापित हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंत्रालय के पहले मंत्री बने थे। ठीक है। इसका मुख्य कार्य सरकार की सूचना, मनोरंजन और जागरूकता जनता तक पहुंचाना है। और इसके 3 विंग है। इंफॉर्मेशन विंग में जो है वो है, उसमें PIB आता है। फिर है दूसरा ब्रॉडकास्टिंग विंग, जिसमें प्रसार भारती आता है। और तीसरा है फिल्म फिल्म विंग, जिसमें CBF आता है। ठीक है। तो हमारे ये पूरे हो गए आपके प्रसार भारती के जो सॉरी मास मीडिया इंस्टीट्यूट है ना, वो सारे हमने इसमें कवर कर लिए हैं। यही मुख्य मुख्य है। आपको जितना दिया है वो पूरा इनफ है। इसके अलावा भी आप थोड़ा देखें ना, हो सकता है कि कुछ करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन इनसे बन किया जाए।
तो आप उसके लिए भी अवेयर रहना। अब हम आते हैं कम्युनिकेशन के मॉडल पे। तो हमारा आज मास मीडिया पूरा हो चुका है, बस कम्युनिकेशन मॉडल और बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ये 2 टॉपिक बचे हैं जिनको हम आज की और कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करें कम्युनिकेशन मॉडल। अगर अगर आप आज्ञा देते हैं तो यदि आपको इसमें से जो अभी हमने पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये विंग मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन विंग? विंग मतलब कि इनकी 3 ब्रांचेज हैं। ये मान के चलिए जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है उसकी 3 ब्रांच है। इंफॉर्मेशन ब्रांच हो गई, विंग, विंग यानी शायद पंख होता है ना, तो उसी हिसाब से इसमें रखा है। तो इंफॉर्मेशन है, ब्रॉडकास्टिंग विंग है और फिल्म विंग। देखिए इंफॉर्मेशन विंग मतलब सरकार चाहती है कि जो भी जानकारी है वो जनता तक पहुंचे, ठीक है। दूसरा ब्रॉडकास्टिंग विंग यानी कि जो शिक्षा से संबंधित चीजें हैं वो जनता तक पहुंचे। फिर है फिल्म विंग, मतलब फिल्म मनोरंजन से जो भी जुड़ी जानकारी है वो जनता तक पहुंचे। और यही तो मुख्य उद्देश्य है, सूचना, मनोरंजन और शिक्षा। तो अलग अलग इसकी ब्रांचेज है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में। अब हुआ आपको क्लियर ये? जी सर। हेलो, या आपका कोई सप्लीमेंट्री डाउट है सर? नो सर। आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? जी सर सर। अभी कितने आपने सब कराए हैं, सबको कब कब स्थापना है, कैसे याद करेंगे? जी मैम। सर जो आपने ये सब बताया सबकी स्थापना, इतने सारे हाँ सन हाँ, कैसे याद करेंगे, याद ही नहीं रहेंगे ये तो। अरे मैम ये नॉर्मली आप देखिए ना, थोड़ा थोड़ा आपको ये तो याद करना पड़ेगा, थोड़ा रेक्टिफिकेशन तो आपको करना पड़ेगा इसमें, ये आते हैं है ना। सर उसमें कि कौन से सन में अब स्थापना? इसके लिए हाँ मैम कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है थोड़ा आप सर। ट्रिक बना लेना अपने हिसाब से, मतलब नहीं तो देखो 13 तो है ही, ज्यादा तो है नहीं है। आप याद करोगे तो नॉर्मली हो जाएगा ये। अब उसमें देखो ये नॉर्मली क्वेश्चन है ना कि दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी, ये पूछ सकता है। हिंदुस्तान समाचार की स्थापना कब हुई थी, तो ये पूछ सकता है ना। सर ये जो तो आपने ये मान ग्रुप में लीजिए, नोट्स डाले हुए थे ये पूरे कम्युनिकेशन के हैं हमारे या बाकी और भी हैं? नहीं सर ये आपके पूरे हैं। और इसमें मैं एक सिर्फ इमेज लगाना जो रह गई थी, बाकी जो कम्युनिकेशन के मॉडल है उसमें जो इमेजेस थी ना वो नहीं लगा पाया, तो मैं अभी इसमें लगाऊंगा और फिर आपको वो मैं भेज दूंगा। नोट्स पूरे हैं आपके, उसमें थ्योरिटिकल नोट्स पूरे हैं, बस सर एक वो दो जो हम इमेजेस रह गई थी। हाँ जी, वो निकलवा लेंगे ना हम, अगर आप हो जाएगा 1-2 दिन में तो हो जाएगा ना, तो फिर निकलवा लेंगे हम। कल हो जाएगा तो मैं आपको इमेज लगा के, बस जी एक दो और इमेज रह गई हैं वो मैं ढूंढ रहा था, तो वो आपको मैं दे दूंगा। कल आपको जैसे ही क्लास खत्म होगी या क्लास शुरू होने से पहले ही मैं डाल दूंगा और आपको सूचित कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अगर अब हम आगे बढ़े कम्युनिकेशन मॉडल से। सर आज तो ज्यादा हो रहा है, आप कल करा देना। और सबसे पूछ लो सर एक बार, ऐसा सच है। ओके, नहीं सभी लोग बताइए, मैसेज करके बताइए। क्योंकि अभी सिर्फ हम पे टाइम है इसलिए। बताएं, मैसेज बताएं, जवाब दीजिए। ठीक है, आप कहते हो तो मैं कल करवा देता हूँ। एक ही व्यक्ति का आया है, नहीं 2 लोगों का आ गया है। सर कल करा देना, ठीक है। ठीक है, तो हम आगे की क्लास कल कर लेंगे। कोशिश करूंगा मैं कि कल मॉडल्स आपके पूरे हो जाएं, और फिर शायद हो सकता है बैरियर्स के लिए एक क्लास और लेना पड़े, तो देखूंगा मैं। ठीक है, और अभी किसी को इसके बारे में कोई डाउट है? यस सर, मुझे इसमें पूछना था सर, ये वर्बल जी, और नॉन वर्बल क्या होता है? देखिए वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो हम शब्दों के साथ करेंगे, जिसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे बोलकर या लिखकर,
ठीक है, उसमें तो वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो आएगा कि जो हम इशारों से जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट में कोई बोलता नहीं है पर हमें पता होता है कि वो हमें क्या संकेत देना चाहती है, तो वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना। जी सर। जिसमें भी आपकी भाषा यूज हो रही है तो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सिर्फ एक ही भाषा यूज होती है, वो है साइन लैंग्वेज, है ना। क्लियर हुआ आपको, जी सर। या वो आपका इसके प्रति कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है? नो सर, अभी तो नहीं सर। अभी सर आप जब वो भेजेंगे ना, हाँ, PDF जी, सेंड करेंगे सर, तब पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर चुका हूँ मैं। एक थ्योरेटिकल पूरा आपको सेंड हो चुका है, उसमें बस इमेज नहीं है, तो आप देख लीजिएगा ना ग्रुप पे। जी जी सर। आप लोग मदद कर दीजिएगा कि तुषार सर के पास अगर पीडीएफ नहीं है तो आप लोग उनको दे देना जिनके पास है पीडीएफ। सबके पास सर है बिल्कुल ना मदद कर पीडीएफ? देंगे हम। ठीक है जी। और कोई एनी डाउट? नो डाउट सर। ओके जी, तो आप आइए और शांति पाठ करवाइए प्रेरणा जी। जी सर। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे और गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। गहरी सांस लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति। धन्यवाद। हो गया सर। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका, आप आई और शांति पाठ करवाया आपने। ठीक है, आप सभी जा सकते हैं, मैं भी जाता हूँ। बाय बाय। जी थैंक यू सर। बाय बाय। मनोज भैया मैं धमकाती नहीं हूँ। मैम ऐसा ही लगा था कि सभी एकदम से कमर गर्दन सीधा करो अपना और बैठ जाएंगे। इसलिए कहा। हाँ तो कमर गर्दन सीधी कर लो, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा, कमर में दर्द हो मुझे जाएगा भैया। मुझे ऐसा लगा जैसे धमकी दे रही होगा आप उधर से। ठीक है, थैंक यू। ऐसी नहीं हूँ भैया, मैं धमकी नहीं देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात आवाज है यूपी के हम, कड़क। चलिए भैया, प्रणाम। बाय बाय। ठीक है, बाय।